तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे सोना एफएम पर बज रहे गाने के साथ गुनगुनाती ईशा अपने विवाहित जीवन में काफ़ी प्रसन्न थी। कॉलेज पूरा होते होते उसकी शादी हो गई। जैसे जीवन साथी की उसने कल्पना की थी, मयूर ठीक वैसा ही निकला। देखने में आकर्षक कहना ठीक होगा। वैसे ईशा के मुकाबले मयूर उन्हीं से था, किंतु वह जानती थी कि लड़कों की सूरत से ज़्यादा सीरत पर रखना आवश्यक होता है। आखिर दाम और का साथ है। ईशा ने अपनी पूरी होशियारी दर्शाते हुए मयूर का चयन किया। ईशा जैसी खूबसूरत लड़की के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। कई परिवार के जरिए आए, कई मजनू जिंदगी में वैसे भी टकराए, किंतु वह अपना जीवन साथी उसी को चुनेगी जो उसके मापदंडों पर खरा उतरेगा। मयूर अपनी शराफत, प्यार करने की काबिलियत और सच्चाई के कारण अव्वल आया। 2 वर्ष पूर्व जब मयूर एक कजिन की शादी में उसे टकराया, तब उसे पहली नज़र में वह शांत, सुशील और विनम्र लड़का लगा। फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते ही कितने अच्छे और मिठास भरी मैसेज भेजकर मयूर ने ईशा का मन पिघला दिया और उसने इस रिश्ते के लिए जल्दी हामी भर दी। चट मंगनी पट गया। ईशा मयूर के घर आ गई। तब से लेकर आज तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डुबकियां लगाते आए हैं। प्रेम का सागर होता ही इतना मीठा है कि चाहे कितनी बार गोते लगा लो, यह प्यास नहीं बुझती। शादी के पश्चात कई महीनों तक दोनों इसी प्यार की लहरों में डूबा भरा रहे थे। एक दिन आगोश में खोई जिंदगी के हसीन पलों का आनंद लेते, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए दोनों ने धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को रोज़मर्रा की पटरी पर दौड़ने के लायक बना दिया। मयूर एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पदासीन ईशा की हर चाह को जुबान पर आने से पहले ही पूरा कर दिया करता। ईशा पूरे आनंद के साथ घर संभालने लगी। विवाहित जीवन सुख में था, इससे ज़्यादा की कामना भी नहीं थी ईशा को। इस शनिवार को हमारी कंपनी में फैमिली डे का आयोजन रखा है। मेरी कंपनी हर साल यह आयोजन करती है, जिसमें सभी अपने परिवारों के साथ आते हैं। खूब धूम मचती है, तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं, खाना पीना नाचना सब एक दूसरे के परिवार के सदस्यों में मिल जाते हैं। पिछली बार तुम अपने मायके गई हुई थी, इसलिए अब की बार तुम पहल सबसे मिलोगी। अच्छा, फिर तो मज़ा आएगा। इसी बहाने मैं तुम्हारी कंपनी के सहकर्मियों व परिवारों से मिलूंगी। मयूर की बात सुन ईशा भी खुश हो गई। शनिवार को मयूर की मनपसंद मोरिया नीले रंग की पटोला साड़ी में ईशा गोरा रंग और निखर गया। उस पर सोने का हल्का सेट पहनने से मानो खूबसूरती 4 चांद लग गई। सलीके से किया हुआ मेकअप और स्ट्रेटन किए गए कमर तक लहराते केश ईशा को लेकर जैसे मयूर पार्टी में दाखिल हुआ, सब निगाहें उसकी तरफ ही उठ गई। जोड़ी वाकई काबिल तारीफ है। फैमिली डे पर कहीं कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कंपनी के मैनेजमेंट, वैसे ही कंपनी के कर्मचारी और उसी तरह कंपनी के वर्कर्स के साथ बर्ताव किया जाता था। सभी अपने अपने परिवार के साथ घुल मिल रहे थे। कुछ ही देर में नाच गाना शुरू हो गया। कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स आए और मयूर को कंधों पर हाथ रखकर डांस फ्लोर की ओर जाने लगे। यह दृश्य देखकर ईशा का मन बाग बाग हो गया। अपने पति के प्रति उसके मात हाथों का इतना प्यार देखकर उसे आज मयूर पर नाज हो उठा। आज फैमिली डे में आकर ईशा को ज्ञात हुआ कि मयूर अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण अपनी कंपनी में कितना चहेता है। तभी एक हैंडसम नवयुवक ईशा के पास की कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला, हाय, मेरा नाम निशांत है, मैं मयूर का दोस्त हूँ। आपकी शादी में भी आया था, पर इतने लोगों की भी शायद मुलाकात याद नहीं रही होगी। ईशा उस मुलाकात को कैसे भूल सकती है भला। उसे अपनी शादी का वो मंजर याद आ गया जब मयूर के सभी दोस्त स्टेज पर आकर फोटो खिंचवा रहे थे। तब सभी मित्र दूल्हा दुल्हन बने मयूर और ईशा को घेर कर आगे पीछे खड़े होने लगे। इतने में निशांत हंसकर ईशा के पास आ गया। हम तो अपनी दुल्हनिया के पास बैठेंगे, और उसी के सोफे पर चिपक कर बैठ गया। अपनी बाँह ईशा के गले में डालते हुए उसने फोटोग्राफर से कहा था, अब खींच ले भाई हमारी फ़ोटो। ईशा को निशांत का नाम तक ज्ञात नहीं था, किंतु उसे दिलेरी बहुत भा गई थी। वो स्वयं भी एक बिंदास लड़के होने के कारण निशांत द्वारा भरी सभा में खुलेआम की गई ये हरकत उसे आकर्षित लग रही थी। मयूर बेहद नियमानुसार चलने वाला लड़का था। हर बात घर वालों के अनुसार करना, हर निर्णय लेने से पहले बड़ों से पूछना, छोटे छोटे कानून का पालन करना। उसके साथ रहने पर ईशा भी एक सीधी सादी लड़की की भांति रहने लगी, क्योंकि आखिर ये एक अरेंज मैरिज थी और वे चाहती थी कि मयूर आरंभ से उसे प्रभावित हो जाए। आज ईशा ने निशांत को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, किंतु जब वो सामने आया तो वह अनजान बनी रही। ठीक कह रहे हैं आप, शादी के समय जितने लोगों से मिलना जुलना होता है वह कहाँ याद रह पाता है। जी नहीं, मैं तो ऑपरेशंस में हूँ। देखा आपने मयूर को वर्कर्स कितना पसंद करते हैं, बहुत सीधा है, सबसे घुल मिल जाता है। जी, ईशा के चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। डांस करना पसंद करेंगी, कहते हुए निशांत ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। ईशा आगे कुछ सोच पाती उससे पहले निशांत बोला, मयूर बुरा नहीं मानेगा, उसे वर्कर्स के साथ डांस करने में मज़ा आता है।
आज निशांत ने पुनः ईशा के समक्ष अपनी अपरंपरागत सोच दर्शाई। कुछ न कहते हुए भी ईशा निशांत के साथ डांस फ्लोर पर उतर गई। नाचते नाचते निशांत कहने लगा, कहाँ आप इतनी स्मार्ट और आकर्षक और कहाँ मयूर। मेरा मतलब है आपकी स्मार्टनेस के आगे मयूर थोड़ा भोंदू लगता है। ईशा की अचकचा कर देखने पर निशांत ने आगे कहा, बुरा मत मानिए, मेरा दोस्त है इसलिए कह सकता हूँ। मयूर के आने पर निशांत बोला, हूर के साथ लंगूर कैसे? पर उत्तर में मयूर कैसे केवल हंसता रहा। फिर सारी पार्टी में निशांत ईशा के आसपास ही घूमता रहा। कभी उसके लिए रसमलाई लाता तो कभी कोक का गिलास। उसकी परिस्थिति में निशांत मयूर की हंसी भी उड़ाता रहा और मयूर सब कुछ सुनकर हंसता रहा। यह निशांत कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने डिपार्टमेंट का हीरा है। मयूर ने निशांत की प्रशंसा के पुल बांध दिए। ठीक ही कह रहा था वह, मयूर वाकई भोंदू है जो यह नहीं समझता कि कौन अपना सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। ईशा सोच में पड़ गई। ईशा निशांत की उसे पलट करने की कोशिश भली बार समझ आ रही थी। निशांत की हरकतें ईशा को बुरी नहीं लगी, अपितु मन के किसी कोने में पुलकित कर गई। उसी हफ्ते एक दोपहरी ईशा को एक फ़ोन आया। सरप्राइज़ कर दिया ना तुम्हें, देखा कितना स्मार्ट हूँ मैं, तुम्हारा नंबर निकाल लिया। दूसरी ओर से निशांत की विजय से ओत प्रोत हंसी की आवाज़ आई, परंतु ईशा इतनी जल्दी प्रभावित होने वाली कहाँ थी। अपने पीछे मजनुओं की पंक्तियों की उसे आदत थी। कभी कभी ज़्यादा स्मार्टनेस भारी पड़ जाती है। जनाब अपना नाम तो बताइए। ईशा ने पलटवार किया। सेव कर लो ये नंबर, निशांत बोला। निशांत बोल रहा था, मैडम मैंने तुम दोनों को अपने घर लंच बुलाने के लिए फ़ोन किया है। मयूर को मैं ऑफिस से ही न्योता दे दूंगा, पर तुम्हें भी निजी तौर पर आमंत्रित करना चाहता था, इसलिए फ़ोन किया है। उसने अपनी बात पूरी की। शाम को जब मयूर घर लौटा तो ईशा ने निशांत के फ़ोन की बात बताई। हाँ पता है, मुझसे ही तुम्हारा नंबर लिया था उसने, मयूर ने लापरवाही से कहा। मेरा नंबर देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें बुलाया, मुझे बुलाया, एक ही बात है। ईशा इस सिलसिले में मयूर की मानसिकता टटोलना चाहती थी। क्या फ़र्क पड़ता है? उसका मन था तुम्हें बात करने का, मयूर सरलता से कह गया। इस रविवार दोपहर का लंच हम निशांत के साथ करेंगे। बहुत दूर नहीं है उनका घर। रविवार को ईशा ने फूलों की प्रिंट वाली ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनी और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया। इस वेशभूषा में वो साड़ी वाली छवि से बिल्कुल उलट लग रही थी। एक नए अवतार में निशांत ने उसे देखा तो वह पूरे जोर शोर से ईशा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे लगने लगा मानो ईशा उसे व्यक्तित्व का हर रंग दिखाना चाहती है। पाश्चात्य परिधान में उसे देखकर निशांत उस पर और भी मोहित हो गया। अरे अरे, मैं तो तुम्हें भारतीय नारी समझा था, पर तुम तो दो धारी तलवार निकली। बेचारा मयूर, उसके पास तो ऐसी तलवार के लायक कमान भी नहीं है। धीरे से ईशा के कानों में फुसफुसा मन ही ईशा हर्षाने लगी। शादीशुदा होने के उपरांत भी उसके आशिक बनाने की कला जीवित है, यह जानकर वह संतुष्ट हुई। उस पर ऐसा भी नहीं था कि निशांत मयूर की आंख बचाकर यह सब कर रहा था। उस दिन निशांत मयूर के सामने भी कई बार ईशा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहा और मयूर हंसता रहा। घर लौटते समय ईशा ने मयूर से निशांत की शिकायत की। देखा तुमने, निशांत कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहती कि मयूर के मन में उसके प्रति कोई गलतफहमी हो जाए। ईशा की बात को मयूर ने यह कहकर टाल दिया, निशांत तो है ही मनमोजी किस्म का लड़का, और फिर तुम उसकी भाभी लगती हो। देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता रहता है, पर तुम उसे गलत मत समझना। वह दिल का बहुत साफ और नेक लड़का है। अगले हफ्ते मयूर कंपनी के काम से दूसरे शहर टूर पर गया। हर रोज की तरह ईशा दोपहर में कुछ देर सुस्ता रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। किसी कोरियर बॉय की अपेक्षा ईशा ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने निशांत खड़ा देखकर अतृप्त रह गई। तुम इस वक्त यहाँ? लेकिन मयूर तो ऑफिस के काम से बाहर है। मुझे पता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? निशांत की साफ गोई पर ईशा मन ही मन मोहित हो उठी। ऊपर से चेहरे पर तटस्थ भाव लिए उसे निशांत को अंदर आने का इशारा दिया और स्वयं सोफे पर बैठ गई। निशांत ठीक उसके सामने बैठ गया। अरे यार, तुम्हारे यहाँ घर आए मेहमान को चाय कॉफ़ी पूछने का रिवाज नहीं है क्या? मैंने सोचा ऑफिस के टाइम पर यहाँ आए हो तो ज़रूर कोई खास बात होगी, पहले वही सुन लो। ईशा ने अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। निशांत के साथ ईशा का बातों से नहले पर दहला मारना दोनों को पसंद आने लगा। आंखों ही आंखों के इशारे, जुबानें, जुगलबाजी उसकी छेड़खानी में नए रंग भरते। खास बात है नहीं, खास तो तुम हो। सोचा मयूर यहाँ नहीं है तो तुम्हारा हालचाल पूछता चलूँ। निशांत के चेहरे पर लपटने के भाव उभरने लगे। मैं अपने घर में हूँ, मुझे भला किस बात की परेशानी है? ईशा ने दो टूक बात की। वो देखना चाह रही थी कि निशांत कहाँ तक जाता है। ईशान, तुम शायद मुझे गलत समझती हो, इसलिए मुझसे यूँ कटी कटी रहती हो। क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? संभवतः निशांत को अपने सुंदर रूप का आभास भली प्रकार था। ऐसी कोई बात नहीं है, असल में निशांत तुम मयूर के दोस्त हो, मेरे नहीं। यह कैसी बात कह रही हो?
दोस्ती करने में कितनी देर लगती है फ्रेंड्स, कहते हुए निशांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो परी उत्तर से निशा ने अदा से अपना हाथ निशांत के हाथ में दे दिया। ये हुई ना बात, कह निशांत पुलकित हो उठा। फिर कॉफ़ी पीकर कुछ देर बैठकर निशांत लौट गया। आज पहली मुलाकात में इतना पर्याप्त था। दोनों ने अपने मन में यही सोचा। निशांत को आगे बढ़ने में कोई संकोच नहीं था, किंतु वो ईशा के दिल के अंदर की बात नहीं जानता था। इतनी जल्दी वो कोई खतरा उठाने के मूड में नहीं था। कहीं ईशा उस पर कोई आरोप लगा दे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। उधर ईशा विवाहिता होने के कारण हर कदम फूंक फूंक कर रखने के पक्ष में थी। वैसे भी निशांत मयूर का मित्र है, उसकी अनुपस्थिति में आया है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे मयूर ने ही भेजा हो। ईशा के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। दुर्घटना से देर भली। मयूर के लौटने पर ईशा ने उसे निशांत के आने की बात स्वयं ही बता दी। मयूर को जरा सा अटपटा सा लगा। अच्छा, मेरी गैर हाजिरी में क्यों आया? उसकी प्रतिक्रिया से ईशा आश्वस्त हो गई थी कि निशांत के आने में मयूर का कोई हाथ नहीं। फिर उसने स्वयं ही बात संभाली। मैं खुश हुई निशांत के आने से कम तुम्हारे यहाँ न होने पर इस नए शहर में मेरी खैर खबर लेने वाला कोई तो है। ईशा की बात से मयूर शांत हो गया। निशांत सच में तुम्हारा एक अच्छा मित्र है, ईशा ने बात की थी कर दी। अब ईशा के फ़ोन पर निशांत के कॉल अक्सर आने लगे। सावधानी बरतते हुए उसने नंबर याद कर लिया पर अपने फ़ोन से सेव नहीं किया। ऐसे में कभी उसका फ़ोन मयूर के पास लग भी जाए तो बात खुलने का कोई डर नहीं लगता। किंतु ऐसे संबंध मन की चपलता की जितनी हवा देते हैं, मन के अंदर छुपी शांति को उतना ही छेड़ बैठते हैं। एक दिन मयूर के फ़ोन पर निशांत का कॉल आया। मयूर बाथरूम में था। ईशा ने देखा कि निशांत का कॉल है तो उसका दिल फ़ोन उठाने का कर गया। मयूर, तुम्हारे लिए निशांत का कॉल है, कहो तो उठा लूँ, निशा ने बाथरूम के बाहर से पुकारा। रहने दो, मैं बाहर आकर कर लूँगा। मयूर से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी ईशा को। दिल के हाथों मजबूर उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, बड़े नजाकत भरे अंदाज में उसने कहा तो निशांत भी मचल उठा। पता होता कि फ़ोन पर आप ही मधुर आवाज़ सुनने को मिल जाएगी तो ज़रा तैयार होकर बैठता। निशांत ने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ईशा मुस्कुरा उठी। वो कुछ कहती उससे पहले मयूर पीछे से आ गया। किससे बात कर रही हो? बताया तो था कि निशांत का कॉल है। मैंने तुम्हें फ़ोन उठाने के लिए मना किया था, मैं बाद में कॉल कर लेता। खैर, अब लाओ मुझे दो फ़ोन। मयूर के तलखी भरी स्वर में ईशा को डगमगा गया। उसने सोचा नहीं कि मयूर उससे इस सुर में बात करेगा। क्या मयूर को निशांत और मुझ पर शक होने लगा है? क्या मयूर ने कभी निशांत का कोई मैसेज पढ़ लिया मेरे फ़ोन पर मैं तो सभी डिलीट कर देती हूँ। कहीं गलती से कभी कोई छूट तो नहीं गया? ईशा के मन में अनगिनत ख्याल कूदने लगे। निशांत ने रंगलिया में ईशा को जितना आनंद आने लगा उतना ही मयूर के सामने आने पर बिगड़ जाने का डर सताने लगा। जैसे उस दिन जब ईशा और निशांत एक कैफ़े में मिले थे, तब कैसे ईशा ने निशांत को एक भी पिक नहीं खींचने दी थी। ये चोरी पकड़े जाने का डर नहीं तो और क्या था। अगले दिन निशांत की जिद पर ईशा फिर उससे मिलने चल दी। सोचा आज निशांत से मिलना भी हो जाएगा और रिटेल थेरेपी का आनंद भी ले लूँगी। तैयार होकर ईशा शहर के चुनिंदा मॉल पहुंची। जब तक निशांत पहुंचता उससे थोड़ी विंडो शॉपिंग करनी शुरू की कि किसी ने उसका बायां कंधा थपथपाया। पीछे मुड़ी तो सारंगिका को सामने देख कर जड़ हो गई। अरे क्या हुआ, पहचाना भी भूल गई क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शादी के बाद की अपनी प्यारी सहेली को ही भुला बैठे। सागरिका बोल उठी। वह वहाँ खड़ी खिलखिलाने लगी, लेकिन ईशा उसे अचानक सामने देखकर अत्तर रह गई। फिर दोनों बचपन की पक्की सहेलियाँ गले मिली और एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर गप्पे लगाने लगी। अपनी शादीशुदा जिंदगी के थोड़े बहुत किस्से सुनाकर ईशा सागरिका से उसका हालचाल पूछने लगी। क्या बताऊँ ईशा, हेमंत मेरी ज़िंदगी में क्या आया बाहर आ गई। उस जैसा जीवन साथी शायद ही किसी को मिले। मेरी इतनी प्रशंसा करता है, आज भी मुझे लेने आने वाला है, तुम भी मिल लेना। सागरिका ने बताया। नहीं नहीं सागू, मुझे लेट हो जाएगा, मुझे निकलना होगा। ईशा हेमंत की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। वह तुरंत वहाँ से घर के लिए निकल गई। रास्ते में निशांत को फ़ोन करके अचानक तबीयत बिगड़ जाने का बहाना बना दिया। रास्ते भर ईशा विगत की गलियों से गुजरते हुए अपने कॉलेज के दिनों में पहुँच गई, जब बहनों से भी सगी सखियों सागरिका और ईशा के सामने हेमंत एक छैल छबीले लड़के के रूप में आया था। ऊंची कदकाठी, एथलेटिक बॉडी, बास्केटबॉल चैंपियन और पूरे कॉलेज का दिल मोह लेने वाला। ईशा की दोस्ती जल्दी ही हेमंत से हो गई, क्योंकि ईशा को स्वयं भी बास्केटबॉल में रुचि थी। वह हेमंत से बास्केटबॉल खेलने के पैतरे सीखने लगी। फिर सागरिका के कहने पर निकट आते वैलेंटाइन डे पर ईशा ने हेमंत से अपने दिल की बात कहने को ठानी। किंतु वैलेंटाइन डे से पहले रोज़ डे पर हेमंत ने सागरिका को लाल गुलाब देकर अचानक प्रपोज कर दिया।
ईशा के साथ साथ सागरिका भी हक्की बक्की रह गई, कुछ कहते ना बना। बाद में अकेले में ईशा ने अपने दिल को समझा लिया कि हेमंत की तरफ से कभी कोई संदेश नहीं आया था और ना ही उसने कभी उसे कुछ ऐसा कहा था। तो वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मगर वह जवानी ही क्या जो रास्ता ना भटके। जवानी में हमारे हार्मोन्स हमसे वह सब करवा जाते हैं जिसको बाद में स्वीकारना तक कठिन नहीं हो पाता। युवावस्था ऐसा काल है जिसमें केवल वर्तमान होता है, ना भूत ना भविष्य। आज जो कदम हम उठा रहे हैं उसका कल हमें क्या भुगतान करना पड़ेगा, यह सोचना जवानी का काम नहीं है। कॉलेज के आखिरी साल में एक दिन ईशा अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर आ रही थी कि हेमंत वहाँ आ गया। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ईशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ? ईशा अचकचा गई। ईशा, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए कुछ पढ़ा है, लेकिन अफसोस तुम मेरी आंखों में झांकने से चूक गई। ये कैसी बात कर रही हो हेमंत? तुम सागरिका के बॉयफ्रेंड हो। क्या केवल एक दिन के लिए, आज के लिए तुम यह बात भूल नहीं सकती? क्या मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगता? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बेशक तुम फ़ौरन इस कमरे से चली जाओ। ईशा का दिमाग यह कह रहा था कि सागरिका के साथ धोखा होगा, परंतु उसका मन इस बात से हर्षित होने लगा कि जिस हेमंत को वह मन ही मन चाहती थी, वो भी उसे अपने समीप लाना चाहता है। आके दिल दिमाग पर हावी हो गया। उस दिन ईशा और हेमंत अपनी सीमाएं लागते हुए एक दूसरे की आगोश में समा गए। जवानी का उबाल दूध की तरह उफरने लगा। दोनों ने सारी हदें पार कर दी। जब यह तूफान शांत हुआ तब ईशा का ध्यान सागरिका की ओर गया। अपने दिल की बात सुनकर क्षणिक सुख की खातिर ईशा ने हेमंत के साथ जो किया उसके कारण अब उसका मन गलाने भरने लगा। अपनी सबसे प्यारी सखी को धोखा देकर वह बहुत पछताने लगी। उस घटना के पश्चात जब कभी ईशा सागरिका के सामने आती, उसका धोखा देने का घाव एक बार फिर हरा जाता। इससे बचने हेतु ईशा सागरिका से नजरें चुराती, उसे न मिलने के बहाने खोजती फिरती। अपने बचपन की सहेली को यूं खो बैठने का दुख ईशा को बहुत सताता, किंतु सागरिका की आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत अब ईशा खो चुकी थी। यहाँ तक कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के पश्चात उसने माता पिता के सुझाए रिश्ते के ईशा का विवाह हो गया और वह अपनी नई दुनिया में खो गई। आज सागरिका को पुनः मिलने के कारण ईशा के सामने सारा अतीत फिर से तनकर खड़ा हो गया। उस समय ईशा किसी से जुड़ी नहीं थी, उसके जीवन में किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। हेमंत ने भी यही कहकर उसके मन में उठ रहे संदेह को दबा दिया। तुम किसी प्रकार की गलानी क्यों उड़ती हो? आखिर तुम तो किसी से कमिटेड नहीं हो। यदि किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो वह मैं या सागरिका हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं और सागरिका को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दूंगा। हेमंत उसके अंदर चल रहे द्वंद्व को कुचलने में सफल रहा, परंतु आज स्थिति विलग थी। चाहने ना चाहने की लकीर चाकू की धार से भी ज़्यादा पैनी होती है। कुछ कट जाने का डर होता है। ईशा वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। सागरिका उसकी सहेली थी, इसलिए वो उससे दूरी बना पाई। किंतु यदि मयूर को उस पर शक हो गया या उसे निशान से चोरी छुपे मिलते के बारे में पता चल गया, तो क्या वह अपने चंचल मन की खातिर अपनी बसी बसाई गृहस्थी तोड़ सकेगी? क्या वह इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है? घर लौटते हुए ईशा का सिर दर्द से फटने लगा। विचारों के अनगिनत घोड़े उसके दिलो दिमाग को रूंधने लगे। घर पहुंचकर ईशा ने माथे पर बाम लगाया और बिस्तर पर ढेर हो गई। शाम घिर आई, झूठ-पुट अंधेरा होने लगा, किंतु ईशा का मन आज घर की बत्तियां जलाने का नहीं हुआ। यूं ही बैठे बैठे वह बाहर के वातावरण से मेल खाते हुए अपने हृदय के अंधेरों में भटकने लगी। क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितनी बड़ी बेवकूफ़ है मैं, जो अपने सुनहरे जीवन में खुद ही आग लगाने के लिए काम कर बैठी हूँ। उसका मन दो भागों में बट गया और दोनों ही पलड़े अपनी अपनी ओर झुकने लगे। एक मन कहता है कि जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा, इस अध्याय को यहीं समाप्त करो। दूसरा मन कहता है कहीं निशांत ने मयूर को बता दिया तो उसकी गृहस्थी का क्या होगा? क्या जवाब देगी मयूर को? सिर पकड़ कर बैठी ईशा मयूर के घर लौटने से चेती। क्या हुआ, अंधेरे में क्यों बैठी हो? मयूर ने घर में प्रवेश करते ही पूछा। सिर में दर्द है, इसलिए रोशनी में जाने की इच्छा नहीं है, ईशा ने उदासीन सुर में उत्तर दिया। मयूर ने ईशा के सिर को दबाया, खाना बनाया, फिर उसे दवाई देकर जल्दी सोने भेज दिया। कितनी बड़ी गलती कर बैठी मैं, जो इतना ख्याल रखने वाले पति के होते हुए बाहर भटकने चली। क्या प्यार करने वाले जीवन साथी के बावजूद मुझे बाहर वालों की प्रशंसा की इतनी लालसा है कि उसके बदले में अपना बसा बसाया जीवन बर्बाद कर दूं। अपने पिछले चाहने वालों की कतार की लोलुपता इतनी तीव्र हो गई कि मैं अपना वर्तमान भुला बैठी। ये कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी मैं। ईशा मानव निंद्रा से जाग गई। केवल बंद नैनों में ही नींद नहीं आती, कितनी बार
वो जागृत अवस्था को भी स्थिर बनाने के योग्य होती है। किंतु जब जागो तभी सवेरा। ईशा के मन मस्तिष्क में छाया अब हर धुंधलका साफ हो गया। ईशा एक सुखमय विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए अपने मन पर कोई अनावश्यक बोझ नहीं चाहती थी। उसे निशांत से अपने बढ़ रहे संबंधों की इति करने का निश्चय कर लिया। वैसे भी अभी देर नहीं हुई है। उन दोनों के मध्य कोई ऐसा अध्याय नहीं खुला था जिसकी कीमत उसे अपना स्वर्णिम कल देकर चुकानी पड़े। अब जब कभी निशांत के ईशा के घर आना चाहा या फिर उसे बाहर मिलने का न्योता दिया, ईशा ने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया। हर बार वो अबाध गति से स्थिति से निकलने में सफल रही, किंतु बार बार ऐसा होने पर निशांत को संदेह होना स्वाभाविक था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? कोई भूल हो गई है क्या मुझसे? उसे ईशा की अपेक्षा खलने लगी। वह ईशा की विमुखता का कारण बन जाना चाहता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि मैं एक विवाहिता स्त्री हूँ। घर गृहस्थी के चक्रों में बेहद व्यस्त रहती हूँ। ईशा गृहस्थ जीवन की व्यवस्था का बहाना देकर संभवतः बच गई। मयूर के साथ आओ कभी घर पर, या फिर किसी संडे हम दोनों आते हैं तुम्हारे घर। निशांत एक शातिर लड़का था। ईशा के जवाबों प्रतिक्रियाओं से उसे समझ देने लगी कि अब इस गली में उसका प्रवेश निषेध है। आखिर नो एंट्री के बोर्ड के आगे वो कितनी देर ठहरेगा।